Is being recorded. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today we are going to discuss about cytoplasm. साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म के जो उसका रोल क्या होता है, कौन से रीजन्स होते हैं, साइटोसोल, साइक्लोसिस एंड साइटोस्केलेटन, इन सब पर हम आज डिस्कस करेंगे। एंड गोल्जी अपरेटस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म इट इज फिल्ड मटेरियल between plasma membrane and nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन टू बिल्ड मटेरियल है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। The term cytoplasm was introduced by Rudolf von Kolliker in 1868. 1868 में कोलिकर साइंटिस्ट था एक, जिसने साइटोप्लाज्म का टर्म दिया। Some cells possess cytoplasm with distinguished regions. कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसके दो जाहिर जो वाजे रीजन्स होते हैं, एक होता है इनर रीजन और दूसरा होता है आउटर रीजन। इनर रीजन को इसके लिए एक टर्म दिया गया है साइटोसोल। इट इज नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब है। इट इज लेस विस्कस, और ये लेस विस्कस होता है। एंड साइटोजेल इट इज विस्कस, ये विस्कस होता है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आउटर रीजन है, और डेफिनेटली अगर आउटर रीजन हो तो इट विल बी नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो इनर रीजन है साइटोप्लाज्म का। तो दैट्स कॉल्ड साइटोसोल. So if we compare the cytoplasm of eukaryotic cells with the prokaryotic cells, eukaryotic cell में साइटोप्लाज्म इंटीरियर को फिल तो करता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा उसमें एक वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अलावा जो भी वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रीजन है वो साइटोप्लाज्म है। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल की बात करें तो इंटायर सेल उसका एक ही यूनिट है, जिससे पता चलता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ उस साइटोप्लाज्म है। So that's why we can say prokaryotic the entire cell is one unit with no internal support, having only cytoplasm. Is it clear कि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म होता है, बाकी प्रोकैरियोटिक सेल में सारा का सारा जो सेल होता है वो एक ही यूनिट होता है with no internal support. That's why they have their cytoplasm at the inner side of their plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm has an internal protein framework of microtubules, microfilaments, through the organelles are supported and organized. ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनाइज तरतीब में कैसे किए हुए हैं और उन्हें सपोर्ट कौन सी चीज़ कर रहा है, साइटोस्केलेटन, जो कि आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइटोस्केलेटन। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी बोन्स हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन स्केलेटन। तो सेल का भी अपना ही स्केलेटन होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। We will discuss each of these in detail according to Ravin Biology, Miller and Tupper's 12th edition, and Synth textbook, book of 11th class. The cytoplasm contains 90% water, approximately 90% water इसमें होता है, or you can say around 80 to 90%. So what does mean by cytosol? It is a aqueous, एक पानी नुमा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस है विद इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है एक्यूअस इन नेचर, वी कैन कॉल इट साइटोसोल. द फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज ट्रांसलूसेंट granular. Why we can call it granular? Because cytoplasm is not alone. It contains various organelles like nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and other organelles which make the cytoplasm granular, जो कि rough appearance शो करता है साइटोप्लाज्म का, because of containing important organelles and fundamental molecules of life. और organelles के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मालूम है, you might have studied, that is fatty acids, amino acids,
glucose. All of these are the building blocks of lipids, proteins, and carbohydrates. Salts, nucleotides, vitamins, hormones, and inorganic ions, all of these are present in the cytoplasm or the cytosol of the cytoplasm. Cyclosis क्या है? It is an active circulation of cytoplasm. ये active circulation है, continuously cytoplasm circulate करता रहता है. That's why we can call it as a active circulation. And its organelles within a cell, जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं ताकि सेल उन ऑर्गेनल्स का मैक्सिमम उसका फायदा हासिल करें. ना कि ऑर्गेनल्स बल्कि ये जो मैंने जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सारे यूज अप हों और सेल उसे सही तरह से यूज करे. वी कैन रिलेट दिस फैक्ट टू ए सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर न्यूट्रिएंट सही तरह से सप्लाई नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी, then whole organism will be affected. That's why within cell the circulation of organelles as well as molecules must be made possible in order to carry out all the activities of cell. So it is controlled by cytoskeleton. ये जो previously मैंने आपसे already share किया है कि microtubules, microfilaments and intermediate filaments, ये जो तीनों हिस्सा है cytoskeleton की, ये साइक्लोसिस को कंट्रोल करता है जो कि सर्कुलेशन में और कुछ मॉलिक्यूल्स की. Now diving into the important topic of today's class, that is cytoskeleton. Cyto means cell, skeleton that means ढांचा. a network of protein filaments. किसकी कौन सा नेटवर्क होता है? प्रोटीन फिलामेंट्स का. फाइबर्स. इंटीरियर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ये सेल का अंदरूनी फ्रेमवर्क है जो कि किस कौन कौन से कंपोनेंट्स का बना होता है? एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट filaments. Let's discuss each of these in detail. In eukaryotic cells, the cytoplasm is crisscrossed by the network of protein fibers. साइटोप्लाज्म क्रिसक्रॉस किया गया है तो कौन से नेटवर्क से? प्रोटीन फाइबर से. क्रिसक्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं कि तो क्रिसक्रॉस की तरह you can consider those microtubules like these. पॉलीमराइजेशन एक्सेस है जिसमें ये जो सारे फाइबर हैं ये ज्वाइन होकर माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं. किस प्रोसेस के जरिए? पॉलीमराइजेशन के जरिए. आवाज आप क्लियर है? यस सर. एक्टिन फिलामेंट्स नंबर 1 कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का. These are the long filaments. long filaments है having 7 नैनोमीटर in diameter. इसकी डायमीटर आप नोट करें कितनी है? 7 नैनोमीटर. The subunit of actin filaments is composed of actin protein. Actin protein का बना होता है. That's why the filament is actin filament. The actin combine together to form filaments. Actin filaments play crucial role in cellular movements. As I've already discussed कि cyclosis में help करती है, such as contraction में भी help करती है, and crawling, pinching of cell division, formation of cellular extension. Let me define each of these. If you can see the contraction में help कैसे करती है? मसल contraction में जब मसल मूवमेंट में हमें हेल्प करती है तो that involves the cellular action of actin filaments. एक्टिन फिलामेंट क्रॉलिंग के लिए भी हेल्प करती है. पिंचिंग ऑफ सेल डिवीजन हेल्प करती है. पिंचिंग वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है इन राविन बायोलॉजी बुक. पिंचिंग ऑफ सेल डिवीजन. कार्योकाइनेसिस के बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस टाइम एक ग्रूव पैदा होती है. कौन सी? यू कैन कॉल इट साइटोप्लाज्मिक ग्रूव हेयर. तो इस ग्रूव को हम कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं पिंचिंग. तो ये पिंचिंग कौन सा फिलामेंट क्रिएट करते हैं? एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट का ये काम है कि कार्योकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद
साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बट इट विल बी पॉसिबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव। तो इसके बाद जब ये ग्रूव बढ़ती जाएगी, तब आखिरकार वो सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सो दैट ग्रूव इज फाउंड बाय एक्टिन फिलामेंट। जब वो पिंचिंग स्टार्ट करेगा, पिंचिंग ऑफ सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ वो क्या सेलुलर एक्सटेंशन है। सिलिया and the structures. All of these are what cellular extension. तो cellular extension में भी actin filaments का रोल होता है, सच ए सूडोपोडिया इन वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को क्रॉल करने के लिए सूडोपोडिया की जरूरत होती है, that are formed by actin filaments. And microfilament and microvilli in human intestine. It increases the surface area for absorption. So surface area is made increased by the help of actin filaments. एक चीज आपको नोट करना होगा, cilia and flagella are made of microtubules, not actin filaments. तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, फ्लैजिला और cilia, ये दोनों एक्टिन फिलामेंट्स के बने नहीं होते, बल्कि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, वो दरअसल फ्लैजिला एंड cilia उसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो इससे आप थोड़ा जो टर्म है यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक्टिन फिलामेंट को एक और भी इसका नाम दिया गया है, माइक्रो फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट का एक और फिलामेंट्स these are present in muscle cells as microfibrils. These fibers help in muscle contraction. So it is true that actin filaments is also known as microfilaments. तो दूसरा जो हिस्सा है साइटोस्केलेटन का एक्टिन फिलामेंट के बाद, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि किसका हिस्सा है, कौन सी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला। दीज आर द hollow tubules about 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। एक्टिन फिलामेंट्स की 7 नैनोमीटर डायमीटर थी, इसकी क्या है 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसकी डायमीटर है। ईच ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ 30 प्रोटीन प्रोटोफिलामेंट्स। तो इसके एरेस होते हैं, कॉलम्स होते हैं 13 प्रोटीन के, और वो रिंग की तरह अरेंज होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं प्रोटीन के, उसे हम हर एक कॉलम को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। 13 की तादाद में होते हैं और रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूजुअली असेंबल्ड टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। MTOC का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एक ऐसा सेंटर है जो कि ट्यूब्यूल्स का बना होता है। What is the function of this center? The MTOC is comprised of two centrioles composed of microtubules. दो centrioles का बना होता है। इसका रोल क्या है, काम क्या होता है? The microtubules help to form cilia, flagella की फॉर्मेशन करते हैं, और बेसल बॉडीज के साथ। फ्लैजिला के अंदर बेसल बॉडी भी होती है जो कि फ्लैजिला को सपोर्ट करती है। आपने ये पढ़ा होगा बेसल बॉडी, कि अगर एक सेल है तो उसके बाहर से एक फ्लैजिला प्रोड्यूस होता है, तो उसे कौन सी चीज़, कौन सा स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट करता है? बेसल बॉडी, एक जड़ होती है जो कि उसे फ्लैजिला को खड़ा करने में हेल्प करती है। मेयोटिक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, और मेयोटिक ऑपरेटर्स एक सेल डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर वो नहीं होता तो फिर स्पाइनल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट भी नहीं हो सकती थी। दैट्स व्हाई मेयोटिक ऑपरेटर्स भी किस चीज़ से बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से वो इसकी फॉर्मेशन होती है। टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन की शुरुआत में जब सेल खुद को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए, द MTOC रिप्लिकेट्स टू फॉर्म टू सेंटर्स, दो सेंटर्स बनाते हैं कॉल्ड सेंट्रोजोम, दोनों पोलर रीजन पे, विच आर पोजिशन पोल्स ऑफ ए डिवाइडिंग सेल। एक डिवाइडिंग सेल के दोनों रीजन पे, सपोज दिस इज ए डिवाइडिंग सेल, तो इसके दोनों रीजन्स पे, पोलर रीजन्स पर क्या होंगे? सेंट्रोजोम होंगे। दीज आर व्हाट? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम पोलर रीजन पे जब माइग्रेट पोजीशन करते हैं खुद को, हेंस दे हेल्प इन क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो स्पाइनल फाइबर्स की फॉर्मेशन के बाद वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाते हैं ताकि वो अपने डाटा, स्पेसिफिक डाटा सेल पर वो कर सकें।
The microtubules are made up of tubular proteins. Actin filaments actin protein के बने थे, and this one microtubules is made up of which protein? Tubulin protein. The third part of cytoskeleton is intermediate filaments. These are chemically heterogeneous because they are formed of our 30 different proteins. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये हीटरोजीनस होते हैं. हीटरोजीनस का मतलब ये है कि वो एक ही किस्म के प्रोटीन के नहीं बने होते, बल्कि 70 किस्म के या उससे ज्यादा किस्म के प्रोटीन के बने होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज केमिकली हीटरोजीनस. एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसे हम इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द size of diameter. के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइज ऑफ एक्टिन फिलामेंट, जिसकी डायमीटर की साइज 7 नैनोमीटर थी, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की 25 नैनोमीटर. लेकिन इसकी इंटरमीडिएट कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट्स डायमीटर इज 8 to 10 नैनोमीटर. दैट्स व्हाई इट इज बिटवीन बोथ ऑफ दीज माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिटवीन है. साइज के मुताबिक हम इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट देते हैं. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सो. द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर केमिकली होमोजेनस. ये होमोजेनस है. क्यों होमोजेनस है? बिकॉज़ ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन. माइक्रोफिलामेंट एक का बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जो कि एक ही किस्म के हैं. सो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट फिलामेंट्स. The intermediate filaments help maintain cell shape and organize organelles, which we have already discussed. Also promotes mechanical activities within the cytoplasm. Mechanical activity part करते हैं, mechanically support करता है cytoplasm को. These filaments are 8 to 10 nanometer in diameter. It's the same point. The most type of protein is vimentin. As we have already told के 70 या 70 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के प्रोटीन के बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. लेकिन ख़ास तौर पर जो स्पेशल प्रोटीन है, कलेक्शन है प्रोटीन का, वो है वाइमेंटिन. अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट बुक, वाइमेंटिन एक कलेक्शन है प्रोटीन की, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट की फंक्शन करते हैं. द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डू नॉट डिसअसेंबल. ये डिसअसेंबल नहीं होते. अगर एक दफ़ा वो बन चुके होते हैं, फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो फिर वो ब्रेक डाउन उसकी नहीं होती. वो परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं किसका? सेल का. अदर फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंक्लूड अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स. मसल सेल्स की अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं. अटैचमेंट यहाँ पर आप समझ रहे हैं. अटैचमेंट का मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, ना कि मस्कुलर कंट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं. मस्कुलर कंट्रैक्शन इज दिस रोल वाज परफॉर्म्ड बाय एक्टिन फिलामेंट, but function of intermediate filament is to attach the muscle cells and supporting nerve cell axon. और nerve cell की जो axon body है उसे भी support करते हैं intermediate filament. Another type of intermediate filament is keratin, a type of intermediate filament which is present in epithelial cells. Whenever we talk about epithelial cells, it means we are talking about the internal linings of organs and body cavities. तो बॉडी कैविटीज और इंटरनल लाइनिंग्स जो भी की हो या किसी भी ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग हो, तो वहीं पर केराटिन की मौजूदगी होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल अबाउट स्किन. Intermediate filaments are also found in hair and fingernails, so these are also found in it. Every filament has their own specified function which we have discussed so far. The intermediate filaments of nerve cells are called neurofilaments. तो इसलिए इसका एक स्पेशल टर्म दिया गया है कि अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो उनके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को हम कहते हैं न्यूरोफिलामेंट्स. Why? Because these are present in nerve cells. Delivery system of the cell, it's like a courier that is known as Golgi apparatus. And other name of this is the post office of the cell. What is the function of it? We have, I think, 8 minutes remaining. So I will try to conclude as soon as possible. Because why it is called delivery system? Because the Golgi body collects packages and modifies and distributes molecules which are synthesized at one location and used at another. तो गोल्जी बॉडी का मतलब ही यही है. डिलीवरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर
वो उसकी फॉर्मेशन होती है, लिपिड हो या प्रोटीन हो, अगर वो उसकी फॉर्मेशन है तो फिर गोल्जी बॉडी का काम ही ये है कि वो उसे कलेक्ट करके फिर उसकी पैकेजिंग करता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसे केमिकली चेंज करता है, और उसके बाद फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। जब वो रेडी हो जाता है मॉलिक्यूल, या तो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो सेल के बाहर वो भेज देते हैं वेसिकल के जरिए, वेसिकल के जरिए। गोल्जी बॉडी इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि ये इंडो मेम्ब्रेन के पार्ट्स का एक हिस्सा है। गोल्जी बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड विद वन एनदर। आपसे एक क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडीज एंड गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या फर्क है? आप में से कोई बताए कि ऑलरेडी आपने जो स्टडी किया है, आपने गोल्जी ऑपरेटर्स भी पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडीज भी पढ़ा होगा, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा होगा। ये 3 टर्म्स हैं। सर मे बी मिस्टर नूर मोहम्मद। सर मे बी प्लांट्स में डिफरेंट नाम है उनका और एनिमल्स के सेल में उनका डिफरेंट नाम है, इसी वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स और नाम। We can say that Golgi bodies are the part of Golgi apparatus. Golgi apparatus एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर गोल्जी बॉडीज है। तो ऑपरेटस एक लार्जर टर्म है जिसके अंदर क्या है, गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं। कलेक्टिवली ये सारे, फॉर एग्जांपल यू कैन से गोल्जी बॉडीज are like classes and apparatus is like a whole school or college. So that's Golgi apparatus contains Golgi bodies within themselves. तो गोल्जी बॉडीज को इट्स इफेक्ट आपको पता होगा कि इट्स नेम आफ्टर द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, जिसने डिस्कवर किया था 1898 को। इटालियन फिजिशियन थे। इन प्रोटिस्ट, इफ यू टॉक अबाउट प्रोटिस्ट, द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज में वन और ए फ्यू, या तो कुछ हो सकते हैं या तो एक हो सकता है। हाउएवर अगर एनिमल सेल्स की बात करें, द नंबर में रीच 20 और मोर, 20 या 20 से ज़्यादा हो सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट सेल्स, जो इसकी तादाद में गोल्जी बॉडीज होते हैं। द गोल्जी बॉडीज आर मोस्टली फाउंड इन ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर ज़्यादातर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स वगैरह या कुछ ऐसे केमिकल जो कि सेल के बाहर रिलीज करते हैं। सो सच सेल्स आर ग्लैंडुलर सेल्स। So these are found in glands like liver, pancreas, and other glands. So you can find them mostly in those cells. Collectively, the Golgi bodies are referred to as Golgi apparatus, which I have already defined. The Golgi body apparatus has front and back ends. तो इसका front and back end होता है which are chemically different from each other, जो कि chemically खुद से different होता है। जाहिर सी बात है, अगर दो हिस्से हैं, अगर वो केमिकली डिफरेंट होंगे तो फिर उसका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। द फ्रंट एंड इज कॉल्ड सिस फेस। फ्रंट एंड को हम से सिस फेस कहते हैं या उसे रिसीविंग एंड कहते हैं, जिस एंड से वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं। तो इट्स लाइक ए गेट, ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज यूजुअली लोकेटेड नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। दिस रिसीविंग एंड रिसीव्स एंड releases through the endoplasmic reticulum. कैसे करते हैं? molecules receive molecules and release them through the endoplasmic reticulum. The molecules formed from the endoplasmic reticulum pass through the channels of Golgi apparatus. जो भी molecules plasmic reticulum में बनते हैं, चाहे वो लिपिड हो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चाहे वो प्रोटीन हो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो पास होते हैं चैनल से। किसके चैनल से? गोल्जी अपरेटस के। अनटिल दे रीच ट्रांसफेज, जब वो ट्रांसफेज तक जब तक वो नहीं पहुंचते। ट्रांसफेज का जो स्ट्रक्चर होता है, फेस होता है, वो कॉनकेव इन शेप होता है। कॉनकेव होता है वेयर दे आर डिस्चार्ज बाय वेसिकल्स। तो इट्स कॉल्ड सिस फेस इज ए रिसीविंग एंड, जिससे मॉलिक्यूल रिसीव और डिस्चार्ज कहाँ से होते हैं? ट्रांसफेज से, जो कि बैक हिस्सा का गोल्जी अपरेटस का, तो वहीं से डिस्चार्जिंग एड से वो रिलीज होते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स जो कि आरईआर से होते हैं, इन लिपिड्स एसीआर से होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दीज आर मॉडिफाइड। कैसे मॉडिफाई होते हैं? एक्चुअली दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। Golgi bodies will add sugar molecule into the protein in order to make them glycoprotein, and with lipid, glucose molecule will be added
इन ऑर्डर टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। तो इससे क्या पता चलता है कि गोल्जी बॉडीज मॉडिफाइज द अदर मॉलिक्यूल्स, मॉडिफाई करता है या एडिशन करवाता है in order to form conjugated molecules. The glycolipids or glycoproteins are collected at the ends of Golgi bodies called cisternae, जो कि फ्लैटेंड स्टेक्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, वहां पर कलेक्टेड हो जाते हैं सारे ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कलेक्ट होकर फिर आखिर में वो रिलीज होते हैं। If we talk about more about the Golgi bodies are the most important in secretory cells, glandular cells में ये ज़्यादातर होते हैं, such as pancreatic cells, secretes digestive enzymes and nerve cells के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रेशन होती है, तो वहीं पर गोल्जी बॉडीज ज़्यादा होती हैं। गोल्जी बॉडीज ये जो मॉडिफिकेशन तो करते हैं, लेकिन खुद कहाँ से बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खुद बनते हैं। और गोल्जी बॉडीज की अपनी काबिलियत क्या है कि वो कौन से ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन करते हैं? लाइसोसोम की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोक्सीसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइसोसोम्स को, जो कि आगे जाकर हम इंडिविजुअली ये सब पढ़ेंगे, आर डेवलप्ड फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स। So we have a very few minutes remaining. Let me share if we have one more minute here. लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है? इट्स अकॉर्डिंग टू मिलर्स बुक, इन दिस लाइसोसोम पाथवे हाइड्रोलेज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस। सबसे पहले राइबोसोम ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, पैकेज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म पर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसके बाद पैकेजिंग के बाद मूव टू द गोल्जी ऑपरेटर्स इन ट्रांसफर वेसिकल्स, ट्रांसफर वेसिकल्स के जरिए वो गोल्जी ऑपरेटर्स पर मूव करेंगे। तो आगे जाकर ये जो एंजाइम्स है यहाँ तक पैकेज हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स तक, वो सॉर्ट हो जाते हैं, तरतीब में रखे जाते हैं, एंड पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स, फिर उसकी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, विच विल मेच्योर इनटू लाइसोसोम। फिर आखिरकार में वो क्या हो जाते हैं? लाइसोसोम हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं और फ्यूज विद एग्जिस्टिंग लाइसोसोम, या तो वो पहले वाले लाइसोसोम से वो फ्यूज हो जाते हैं